So ये वीडियो होने वाली है एक आई ओपनर वीडियो फॉर ऑल दोज स्टूडेंट हु आर गोइंग टू गिव हिज एग्जाम ऑन 4 मई 2025 और कुछ टीचर होंगे जो आपको बताएंगे कि आप नीट का एग्जाम लास्ट 15 डेज में कैसे क्लियर कर सकते हैं, लास्ट 30 डेज में कैसे क्लियर कर सकते हैं। सक्सेस इज नॉट अ मिरेकल, इट्स अ हैबिट। बट अगर आप प्रैक्टिकली में देखेंगे तो नीट का रिजल्ट कभी भी 1 साल बाद या 2 साल बाद नहीं आता, वो हर सुबह आता है। जब आप 4 बजे उठ के अपने टेबल पे बैठते हैं, अपने लेक्चर्स को अटेंड करते हैं, सो टू डू इन द लास्ट 15 डेज तो प्रैक्टिकल चीज़ें हम क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में लास्ट के 15 डेज में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरीबॉडी, आई एम जावेद। सो ये वीडियो होने वाली है एक आई ओपनर वीडियो फॉर ऑल दोज स्टूडेंट हु आर गोइंग टू गिव हिज एग्जाम ऑन 4 मई 2025। सो अब नीट में बचे हुए कुछ अप्रॉक्सिमेटली 15 डेज और आप अगर अभी यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च करेंगे कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में कि अपने नीट को स्कोर को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आपको टीचर्स ने डिस्कस किया हुआ है क्रैश कोर्स के बारे में, वन शॉट्स के वीडियो के बारे में, PYQ के बारे में, मैराथन सेशंस के बारे में, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की होती हैं। और कुछ टीचर होंगे जो आपको बताएंगे कि आप नीट का एग्जाम लास्ट 15 डेज में कैसे क्लियर कर सकते हैं, लास्ट 30 डेज में कैसे क्लियर कर सकते हैं। बट हम इस वीडियो में कुछ डिस्कस करेंगे कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें जो कि रियलिटी में आपके स्कोर को बूस्ट कर सकती है, ना कि इंश्योर करे कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। बट वो प्रैक्टिकल चीज़ों को जानने से पहले कि आप लास्ट 15 डेज में क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि आपका स्कोर बहुत ज़्यादा बूस्ट हो सकता है या आपकी प्रिपरेशन को बहुत ही इन्हांस कर सकता है, हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। जैसे कि आपको पता है एक हार्ड्स रियलिटी है नीट एग्जाम की कि अप्रॉक्सिमेटली 20 लाख प्लस स्टूडेंट आपको नीट का एग्जाम लिख रहे होते हैं। उसमें क्या होता है, सक्सेस रेशियो आपका अप्रॉक्सिमेटली 1% होता है। मतलब कि आपके 1% सिर्फ क्लियर करके नीट का एग्जाम डॉक्टर बन रहे होंगे और 99% लोग का एग्जाम क्लियर नहीं होगा। बेसिकली वो क्या करेंगे, री अटेम्प्ट दे रहे होंगे या वह किसी अदर अल्टरनेटिव का यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। सो अगर आप इस नीट के एग्जाम को देखेंगे, इसकी कॉम्पिटेटिवनेस को देखेंगे, तो आपको डेफिनेटली पता चल सकता है कि ये लास्ट 15 डेज की स्ट्रेटेजीज जो होती हैं, लास्ट 30 डेज की, लास्ट 1 महीने की, इनमें ज़्यादा इफेक्टिव कुछ होता नहीं है, ठीक है। जो हमने साल भर मेहनत की होती है वो एट द एंड हमारा रिजल्ट डिसाइड कर रहा होता है। बट डेफिनेटली कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमारी प्रिपरेशन को लास्ट 15 डेज में या लास्ट 30 डेज में बहुत ही इन्हांस कर सकती हैं, ठीक है। वो चीज़ें हम इन वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। सो बेसिकली अगर आप इस नेट के एग्जाम को देखेंगे, इसकी कॉम्पिटेटिवनेस को देखेंगे कि मोर देन 50 लाख प्लस स्टूडेंट एग्जाम दे रहे होंगे, तो आप डिसाइड कर सकते हैं, प्रैक्टिकली सोच सकते हैं क्या लास्ट 15 डेज में एनफ होता है हमारे नीट एग्जाम को क्लियर करने के लिए। सो अगर आप प्रैक्टिकली सोचेंगे तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस लाइन है कि सक्सेस इज नॉट अ मिरेकल, इट्स अ हैबिट। तो जो आपने पूरी मेहनत की होती है, कुछ स्टूडेंट होंगे जो टॉप 1% में आएंगे, उन्होंने साल भर मेहनत की होती है, साल भर वो आपके PYQs को कर रहे होते हैं, साल भर वो अपने कंटेंट्स को बहुत बार बार रिवाइज कर रहे होते हैं, तो वो उनका जो कंबाइन एफर्ट होता है, जो कंपाउंडिंग होती है, वो उनका मिरेकल कॉज करेगा, वो उनका सिलेक्शन डिसाइड करेगा, ना कि लास्ट 15 डेज में आप क्या करते हैं। लास्ट 15 डेज में आपने क्रैश कोर्स कर लिया, बहुत सारी चीज़ें होती है वो सारे कर लिया, वो सब आपका डिसाइड नहीं कर रही होंगी सिलेक्शन। बट हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपका प्रैक्टिकली अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे उसको तो आपके स्कोर को बूस्ट करेगी, ठीक है। वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो में। बट अगर आप प्रैक्टिकली में देखेंगे तो नीट का रिजल्ट कभी भी 1 साल बाद या 2 साल बाद नहीं आता, वो हर सुबह आता है। जब आप 4 बजे उठ के अपने टेबल पर बैठते हैं, अपने लेक्चर्स को अटेंड करते हैं, PYQ करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और जब आपका मन नहीं भी कर रहा होता है फिर भी आप अपने मन को फोर्स करके अपनी स्टडीज़ को फोकस करते हैं, वो डिसाइड कर रहा होता है, वो आपको रिजल्ट दे रहा होगा, ना कि लास्ट 15 डेज के आप जो स्ट्रेटेजीज फॉलो करके आपने कुछ शॉर्ट्स वीडियो देख लिए, आपने कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देख लिए, वो सारी चीज़ें आपके लाइफ को इम्पैक्ट नहीं कर रही होंगी, ना ही वो आपके सिलेक्शन को इंश्योर कर रही होती हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद हम देख लेते हैं एक्चुअली हमें लास्ट 15 डेज में करना क्या है। जो मैं बातें कर रहा था कि आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें इंप्लीमेंट करके अपने स्कोर को जरूर बूस्ट कर सकते हैं। अगर लेट सपोज आप 500 स्कोर कर रहे होंगे तो आपको कुछ चीज़ें जो होती हैं, प्रैक्टिकली चीज़ें होती हैं, उनको इंप्लीमेंट करके आप अपनी रिवीजन टेक्निक को इंप्लीमेंट करके 550 600 तक स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली ऐसा होता है और मैंने भी बहुत सारे स्टूडेंट को टीच किया है जो कि लास्ट के 2-3 महीने में बहुत सारी अच्छी मेहनत करके अपने स्कोर को बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप कर ले जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम व्हाट एक्चुअली टू डू इन द लास्ट 15 डेज, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हम क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में लास्ट के 15 डेज में। सो आपके नीट के प्रिपरेशन में बेसिकली 2 आपके बहुत ही बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, जो आपका एग्जामिनर प्रोवाइड करता है। फर्स्ट क्या होता है, आपकी NCERT बुक्स होता है, या तो उनको सिलेबस भी कह सकते हैं जो आपके स्पेसिफाइड सिलेबस दिए होते हैं। सेकंड क्या होता है, आपका PYQ होता है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को आप बहुत अच्छे से एनालिसिस कर लेंगे तो आप पूरी एग्जाम के पैटर्न को समझ सकते हैं, बहुत ही अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन, किस लेवल ऑफ क्वेश्चन को पूछा जाता है नीट के एग्जाम में। आप हर सब्जेक्ट के स्पेसिफिक, जैसे आपने बायोलॉजी में देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अगर आपको फिजिक्स में देखना है, केमिस्ट्री में देखना जा रहा है, लेट सपोज फिजिक्स में क्या होता है, आपके मैकेनिक्स के क्वेश्चन को ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और बेसिकली वो फॉर्मूला ड्राइवन होते हैं। अगर आपको फॉर्मूलाज पता है फिजिक्स के, सो आप मोर देन 40+ क्वेश्चन ईजिली अटैक कर सकते हैं नीट के एग्जाम। और PYQ को लेकर लोगों के अंदर बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि अगर हमने जस्ट PYQ को सॉल्व कर लिया, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए थे हमने उनको जस्ट सॉल्व कर लिया तो हमारा प्रिपरेशन डन हो गया, हमने PYQ कर लिया। बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। PYQ का जो रियल मतलब होता है, जो PYQ रियल में एनालिसिस होता है,
जिसको हम बोलते हैं एविडेंस बेस्ड पीवाईक्यू एनालिसिस। उसमें क्या होता है, पीवाईक्यू हर ऑप्शन को एनालिसिस कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के बारे में, लेट सपोज आपका कोई एप्लीकेशन आता है डिस्पर्जन के बारे में, बट अगर उस ऑप्शन में इंटरफेरेंस की बात हुई है या पोलराइजेशन की बात हुई है, तो नेक्स्ट ईयर में क्या हो सकता है, आपको इंटरफेरेंस या पोलराइजेशन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वहाँ से पीवाईक्यू एनालिसिस करके आप क्या डिसाइड कर सकते हैं कि हमें पोलराइजेशन भी पढ़ना है, इंटरफेरेंस भी पढ़ना है। लेट सपोज आज आपके पास में अगर माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप के पावर के बारे में आया या तो उसकी डेरिवेशन आई है, तो नेक्स्ट ईयर आप उसके देख सकते हैं, उसमें क्या कंस्ट्रक्शन के बारे में पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता। तो ये सारी चीज़ें हम पीवाईक्यू को एनालिसिस करके बहुत अच्छे तरीके से डिराइव कर सकते हैं। सो अभी तक हमने देखा कि एग्जाम होता क्या है, इसकी कॉम्पिटेटिवनेस बहुत ही ज़्यादा है कि आप लास्ट 15 डेज में कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि जो आपका इंश्योर कर दे कि आपका सिलेक्शन अगर नहीं हो रहा है, अभी आपके मॉक टेस्ट में स्कोर बहुत कम आ रहे हैं तो आपका रैंडमली सिलेक्शन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती, बट प्रैक्टिकली अगर कुछ चीज़ें होती हैं जिनका आप यूज़ करके अपने स्कोर को बूस्टअप कर सकते हैं। तो देखते हैं सब्जेक्ट वाइज हम देख लेते हैं कि वो क्या चीज़ें होती हैं जिनको हम हर सब्जेक्ट में इंप्लीमेंट करके अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आता है हमारे पास फिजिक्स आता है, सेकंड केमिस्ट्री होती है, थर्ड हमारे पास बायोलॉजी होती है। सो बेसिकली बायोलॉजी का आप सबको पता होता है कि आपको एनसीईआरटी जस्ट आपको पूरी टिप्स पे होनी चाहिए, आपको 11th-12th की एनसीईआरटी पूरी बाय हार्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट होता है आपका वही 10 ईयर का टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन का एनालिसिस कर लें, दैट विल बी मोर देन एनफ फॉर योर बायोलॉजी। सेकंड आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए आप क्या रेफर कर सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी 11th-12th की, आपकी फिजिकल केमिस्ट्री होगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, या तो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली आपका मेमोरी बेस्ड होता है, तो उसमें आपके पास शॉर्ट नोट्स भी होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, उसमें 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के पेपर को क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हैं इजिली। ये आपका जो 10 ईयर्स का प्रीवियस ईयर का एनालिसिस होगा ये मैंडेटरी है, हर फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए भी। ठीक है, और केमिस्ट्री में क्या आप ऐड ऑन कर सकते हैं, आप फार्मूला शीट बना सकते हैं। जो फिजिकल केमिस्ट्री आपने पढ़ी होती है उन सबका एक फार्मूला एक जगह लिख लीजिए, उस सीट को रिवाइज करने में आपका लास्ट मोमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और क्या कर सकते हैं, आप सारी ऑर्गेनिक रिएक्शन को एक चेन रिएक्शन में बना लीजिए। ठीक है, जैसे कि आपके टीचर्स ने पढ़ाया भी होगा कि चेन रिएक्शंस होती है ऑर्गेनिक रिएक्शन की, तो आप एक पेज लीजिए, A4 साइज पेपर लीजिए या बड़ा सा पेपर लीजिए, उसमें सारे रिएक्शन को एक चेन रिएक्शन में बना लीजिए, जो कि आपका लास्ट मोमेंट पे सारी ऑर्गेनिक रिएक्शन को बहुत अच्छे से रिवाइज करने में हेल्प कर रहा होगा। ठीक है, एंड एट द लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो फिजिक्स होता है, ठीक है, जो कि आपका मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट के लिए बहुत ही दिक्कत वाला सब्जेक्ट होता है, जो कि इंश्योर करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। देखिए होता क्या है बेसिकली नीट एग्जाम में कि आपकी बायोलॉजी सबकी अच्छी होती है, केमिस्ट्री भी मोर ऑफ एन मतलब सारे स्टूडेंट्स की अच्छी होती है, बट जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो फिजिक्स का एग्जाम होता है। ठीक है, फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं, आपके 45 क्वेश्चन फिजिक्स में आते हैं। अगर आप अप्रॉक्सीमेटली 35 to 40 क्वेश्चन इजिली करेक्ट करते हैं, जो कि आपको पता होगा कि वो फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन होते हैं। सो अगर आपने सही से नीट का पेपर एनालाइज किया होगा तो आपको पता होगा कि मोर देन 45 क्वेश्चन जो आपके फिजिक्स में आते हैं वो क्या होते हैं, फॉर्मूला ड्राइवन होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं। अगर आपको सारे चैप्टर्स का फॉर्मूला याद है, बाय हार्ट याद है, उनमें जो टर्म्स यूज होती हैं उनका मतलब क्या होता है, उनकी वैल्यूज क्या होती हैं वो याद है, तो आप मोर देन 35+ क्वेश्चन इजिली फिजिक्स में अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट फिर भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं कि फोमो में रहते हैं कि फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, इसमें हम लोग कर नहीं सकते, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है, तो इसकी वजह से क्या करते हैं वो मिस आउट कर देते हैं फिजिक्स को। फिजिक्स का फियर की वजह से वो अटेम्प्ट नहीं करते हैं, या उनको लगता है कि क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा वो, या तो फिर वो प्रिपरेशन में क्या करते हैं कि उनको बहुत हार्ड लगता है ये सब्जेक्ट, तो इसके लिए वो सही से प्रिपरेशन नहीं करते हैं, जो कि उनको सिलेक्शन को बहुत ही ज़्यादा इंपैक्ट करता है। ठीक है, सो बेसिकली फिजिक्स में आप क्या कर सकते हैं, सिंपल आप क्या एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली एनसीईआरटी तो मैं एनफ नहीं कहूँगा, आप किसी भी कोचिंग मटेरियल को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, आपके बहुत सारे ऑनलाइन कोचिंग होते हैं, ऑफलाइन कोचिंग होते हैं, आपने कहीं ना कहीं से ट्यूटरिंग जरूर की होगी, तो वहाँ पे जो आपके ऑनलाइन कोचिंग मिलते हैं, मटेरियल मिलता है, आप उनको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, इसमें भी 10 ईयर के क्वेश्चन टॉपिक वाइज कर सकते हैं। देखिए फिजिक्स में क्या कर सकते हैं, आप 10 ईयर के आप क्वेश्चन करिए टॉपिक वाइज, बट उसमें जो आपका जो कॉन्सेप्ट यूज होता है ना वो मोस्टली लिमिटेड ही होता है, बिकॉज एट द एंड में जो नीट का एग्जाम होगा आपका वो फॉर्मूला बेस्ड ही होगा फिजिक्स के लिए। ठीक है, तो आप अगर अच्छे से फॉर्मूला को पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत ही समझ लेते हैं, अगर आपका पूरा क्रिस्टल क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट, फिर भी आप उन क्वेश्चन को बहुत ईजी टैकल कर सकते हैं। ठीक है, और मोर देन 35 क्वेश्चन to 40 क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम में। एंड देन आता है फिजिक्स के लिए आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है जो कि आपका फॉर्मूला सीट होता है, और जो उसमें टर्मिनोलॉजी रिमेम्बरेंस होती है, मतलब जो आपको फॉर्मूला में आपका लेट सपोज आपका न्यूटन्स का फॉर्मूला है, ठीक है ना, मोशन का फॉर्मूला, काइनेमेटिक्स का S=ut + ½ तो आपको इसमें पता होना चाहिए यस क्या होता है, यू क्या होता है, टी क्या होता है। ठीक है, टाइम वगैरह, डिस्प्लेसमेंट वगैरह, डिस्प्लेसमेंट रियलिटी में होता क्या है, हम कभी कभी कंफ्यूज होते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो चीज़ें आपको जो टर्मिनोलॉजी उसमें फॉर्मूला में यूज होती है, इंटरफेरेंस में, डिफ्रैक्शन में, वो सारी चीज़ें हमें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि फॉर्मूला जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज हुई है वो हमें एकदम क्रिस्टल और टिप्स पे होनी चाहिए। सो ये सारी हो गई एक होलिस्टिक चीज़ें कि आप फिजिक्स में क्या कर रहे होंगे, केमिस्ट्री में क्या कर रहे होंगे, मैथ्स में क्या कर रहे होंगे। बट अब मैं बता देता हूँ व्हाट आई विल प्रोवाइड यू। ठीक है, उससे पहले कि मैं बता देता हूँ मेरी क्वालिफिकेशंस क्या है। सो आई हैव क्लियर्ड JEE एडवांस एंड JEE मेंस इन 2021। आई एम करंटली डूइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन द लास्ट ईयर ऑफ DTU। और मैंने 2 साल से प्लस हो चुका है मैंने टीचिंग करते हुए, मेंटरिंग करते हुए नीट स्टूडेंट और JEE स्टूडेंट्स को।
और मोर देन 10+ स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है जो इस टाइम मेडिकल परस्यू कर रहे हैं अपना या इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली आई एम अ ट्यूटर ऑफ फिजिक्स फॉर दोज स्टूडेंट्स। सो मैं फिजिक्स के लिए क्या कर रहा हूँ, तो फर्स्टली मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एविडेंस बेस्ड पीवाईक्यू एनालिसिस करा रहा हूँ। एविडेंस बेस्ड पीवाईक्यू एनालिसिस होता क्या है रियलिटी में, आपने सुना होगा बहुत जगह पे, बट रियलिटी में होता कैसे, इसको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करते हैं कि आपने लेट सपोज आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा, ठीक है, आप उस चैप्टर के पीवाईक्यूज को उठाते हैं, लास्ट प्रीवियसली 10 ईयर 20 ईयर्स के उठाते हैं, आप उसमें देखते हैं कि वो किस कॉन्सेप्ट पे बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। ऐसा होता है, आपने काइनेमेटिक्स पढ़ा, सर्कुलर मोशन पढ़ा, लेट सपोज आपको बाद में बेंडिंग ऑफ रोड्स में पढ़ा होगा आपने, तो बेंडिंग ऑफ रोड पे लेट सपोज वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप देखेंगे ना उस पैटर्न को एनालिसिस करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 90% वो क्वेश्चन बेंडिंग ऑफ रोड पे सिंपल सा फ्रिक्शन और बैलेंस नॉर्मल रिएक्शन को फोर्स को बैलेंस करके ही पूछता है। तो आप इस तरीके से क्या करते हैं, एविडेंस बेस्ड पीवाईक्यू एनालिसिस करके बहुत ही अच्छी तरीके से उसके पैटर्न को एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो होते हैं, बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, वो क्या बताते हैं कि हमने क्वेश्चन पेपर को लीक कर दिया, ये कर दिया, तो बैक ऑफ दैट वो क्या कर रहे होते हैं, एविडेंस बेस्ड पीवाईक्यू एनालिसिस ही कर रहे होते हैं। वो क्या करते हैं, 10 ईयर 20 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, उसमें एनालिसिस करते हैं, इनको जो बार बार कॉन्सेप्ट यूज हुए होते हैं उन्हीं को उठा के वो आपको बताते हैं कि हाँ मैंने क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया, ये क्वेश्चन आएगा, आपको ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, बट रियलिटी में किसी को पेपर तो पता नहीं होता। सो बेसिकली वो करते क्या है, आपके पीवाईक्यू को उठाते हैं, उन्हीं का एनालिसिस करते हैं और आपको उन्हीं से बताते हैं कि हाँ मैंने डिकोड कर दिया, ये 450+ क्वेश्चन आप कर लो, ये क्वेश्चन बैंक कर लो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 40% क्वेश्चन यहीं से आएगा। सो ये सारी चीज़ें वो कहाँ से करते हैं, पीवाईक्यू एनालिसिस से ही करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपके साथ में एविडेंस बेस्ड पीवाईक्यू एनालिसिस कराऊंगा और रियलिटी में बताऊंगा प्रैक्टिकली होता कैसे, आप उसको खुद कैसे कर सकते हैं। दूसरा डिपेंड करके, अगर दूसरा टीचर आपको एक पीवाईक्यू करके दे रहा होगा, एनालिसिस करके दे रहा होगा, हाँ वो अच्छी चीज़ होगी, बट अगर आप उस चीज़ को खुद इंप्लीमेंट करते हैं, आप खुद से करते हैं, तो वो आपका अगर टीचर करके देगा 10% इफेक्टिव होगा, तो ये आपका 90% इफेक्टिव होने वाला अगर आप खुद उसको इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ें मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में, आपको पता होगा नीट का जो एग्जाम होता है वो मोस्टली 35 to 40 क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया कि वो क्या होता है, फॉर्मूला बेस्ड ही होता है, ठीक है। तो मैं आपके साथ में लाइव फॉर्मूला डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है, लाइव फॉर्मूला सीट बना रहा हूँ आपके साथ में यूट्यूब पे आके लाइव वीडियो में, साथ में मैं आपको बताऊंगा हर चैप्टर्स को पकड़ूंगा, हर यूनिट को, मैकेनिक्स हो गई, थर्मोडायनेमिक्स हो गई, थर्मल फिजिक्स हो गई, मैं फिजिक्स की बातें कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, हर चैप्टर को पकड़ूंगा, हर यूनिट को पकड़ूंगा, उसको आपके सामने ही जो आपने फॉर्मूला सीट बनाई होती है, जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, उसको मैं खुद आपके साथ में बनाऊंगा और उसके जितने भी क्वेश्चन आए होंगे पीवाईक्यू में, लेट्स सपोज 30 क्वेश्चन आए, 40 क्वेश्चन आए, मैं उनका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके साथ में उसका सोल्यूशन खुद आपके साथ में बताऊंगा, ठीक है। मोर देन आपका लेट्स सपोज 3 लेक्चर या 4 लेक्चर में आपका पूरा फिजिक्स मैं आपको कवर करा रहा हूँ। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। वो क्या होते हैं जो कि आप लास्ट 15 डेज में प्रैक्टिकली कर सकते हैं और आपके स्कोर को जरूर बूस्ट करेंगे। वो होते क्या है, फर्स्ट क्या होता है, आप किसी एक रिसोर्स को ही स्टिक कीजिए। जैसे आपने नीट की प्रिपरेशन जब स्टार्ट की होगी, आपने कहीं ना कहीं से कोचिंग ली होगी, आप तो ऐसा होगा नहीं कि क्लासेस नहीं होगा, गए होंगे, आप जरूर क्लासेस गए होंगे, किसी ना किसी का लेक्चर अटेंड किया होगा, तो आपने साल भर में कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा। तो आप उन सारे रिसोर्स को एक्यूमुलेट कीजिए, आपने अभी तक जो भी पढ़ा हुआ है उन सारे नोट्स को एक जगह पे लाइए, आप देखिए आपने पूरे साल भर में क्या मेहनत की है, आप उनको ट्राई कीजिए 15 दिन में सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी हुई हैं एटलीस्ट उनको बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाएं, ठीक है। आप 15 दिन में कुछ नेक्स्ट पढ़ के उसमें बहुत अच्छा कुछ नया पढ़ के कर नहीं सकते, बट आपने जो साल भर मेहनत की है अगर आप उनको रिवाइज करेंगे, रिवाइज करेंगे तो बहुत इफेक्टिव हो सकता है आपके लिए, ठीक है। सेकंड क्या हो सकता है, आप किसी एक ही रिसोर्स को स्टिक कीजिए, ठीक है। आप ये करना छोड़ दीजिए कि आपने आज एक नई स्ट्रेटेजी देख ली, कल 5 दिन की स्टडीज देख ली, अब एक हफ्ते में नीट कैसे क्रैक करें, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होती नहीं है और काम भी नहीं करती, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो आपने साल भर मेहनत की है उन रिसोर्सों को निकालना है, उनको रिवीजन करना है। नेक्स्ट क्या करना है, आप किसी एक रिसोर्स को स्टिक कीजिए। जैसे बायोलॉजी में आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, पीवाईक्यू कर ली, दैट विल बी मोर देन एनफ। केमिस्ट्री में आपने क्या कर लिया, किसी कोचिंग का रेफर कर रहे हैं, नोट्स कर रहे हैं, उसको पढ़ लिया, उनके पीवाईक्यू कर लिए। फिजिक्स में भी सिंपल क्या करना है आपको, आपने एनसीईआरटीज पढ़ ली, आपने कहीं से भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए बेसिकली, उसके बाद उनके पीवाईक्यू कर लिए और आपने क्या किया, फिजिक्स का फॉर्मूला सीट बना लिया, केमिस्ट्री के रिएक्शन के लिए बना लिया, ऑर्गेनिक के लिए, और केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपसे सिंपल सा फॉर्मूला सीट बना लिया। दैट विल बी मोर देन एनफ। और आप किसी एक रिसोर्स को स्टिक कीजिए, किसी एक की स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा लास्ट के 15 डेज में। और अगर आप लास्ट के 15 डेज में क्या करते हैं, नई नई स्टडीज देखते हैं, इनका क्रैश कोर्स करते हैं, आप देखना होगा, आपने देखा होगा कि 8-8 घंटे के 10-10 घंटे के आपके लाइव क्रैश कोर्स होते हैं। तो ये आपको लगता है कि आप 8 घंटे अभी नया पढ़ के आप उसको रिटेन करके एग्जाम में आप अपने ब्रेन को इस तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे कि उसको इसमें स्कोर कर पाएंगे, तो डेफिनेटली ऐसा होता नहीं है कि आपने 8 घंटे का आज लेक्चर देख लिया, आपका 10 दिन बाद पेपर है, आप उस लेक्चर को रिकॉल करके वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। डेफिनेटली ये वर्क नहीं करने वाला आपको एग्जाम में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एट द एंड में आप किसी एक रिसोर्स को स्टिक कीजिए और फालतू के स्टडीज वीडियो को मत देखिए। आप अपने जो भी आपने साल भर में मेहनत की होगी, आप सबने मेहनत की होगी, आप अगर नीट का एग्जाम को देने के लिए सोचे होंगे तो आपने मेहनत जरूर की होगी, उन सारी मेहनत को आप एक्यूमुलेट कीजिए
और अपने प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से बूस्ट कर सकते हैं और अपने स्कोर को एट द एंड में आप रिवीजन के थ्रू ही बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा मैक्सिमम आप रिवीजन करेंगे उतना आपका स्कोर बूस्ट होगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडी एंड कीप स्ट्रगलिंग।